साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक विशेष दिन है। मंडे से सैटरडे हम लोगों ने एक रूटीन वर्क तैयारी किया, पढ़ाई किया सब्जेक्ट विषय। आज संडे है और संडे को हमने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ेगी संडे को हम लोग एक संडे की पाठशाला के अंतर्गत एक विशेष क्लास का आयोजन करें और उस क्लास में एक बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर के आपस में परिचर्चा करेंगे, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करेगा, हमारी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करेगा और हम एक अच्छे नागरिक, अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो इसके तौर पर आज की संडे की पाठशाला में एक बहुत ही हॉट विषय लेकर आया हूं आपके सामने, जो हमारे लिए जानना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि यही हमारे देश के आधारशिला रखेगा और देश के आगे के भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगा। तो इस महत्वपूर्ण विषय वस्तु को शुरू करने जा रहे। एक चीज और ध्यान रखना है कि चूंकि हम ये कोर्सेज जो करवा रहे हैं ये खासकर बीपीएससी के लिए हम चल रहे हैं लेकर के, बाकी तो सब एग्जाम उसमें शामिल है ही, लेकिन बीपीएससी पर ज्यादा फोकस है। और आज का विषय बीपीएससी का जो मेंस होने वाला है 65वीं का, या आगे जो एग्जाम होगा पीटी का या मेंस का, उसमें इस टॉपिक से निश्चित तौर पर सवाल पूछा जाएगा। तो मेंस वाले जो देना है 65वीं का मेंस, वो तो इस क्वेश्चन को तैयार कर ले। और क्वेश्चन है ये पूछने जा रहा है इस बार, तो ये ध्यान रखना। कैसे पूछेगा ये बाद में बात करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, लेकिन ये पूरे टॉपिक को समझना हमारा आज दायित्व है, एक कर्तव्य भी है, ड्यूटी भी है एक भारत के नागरिक होने के नाते। और चूंकि हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा ही हमारा काम है, कर्म है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बदलाव होता है, जो भी परिवर्तन होता है, उसको समझना हमारी एक जिम्मेदारी भी है। तो चलिए संडे की पाठशाला में आज शुरू करते हैं बहुत अच्छे थिंकिंग और विचारों के साथ नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी इसी सप्ताह में सरकार ने पारित किया, कैबिनेट को मंजूरी दे दी। अभी नियम नहीं बना है, कोई ऐसा कानून नहीं बना है, लीगल कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए इसको कानून नहीं मानना। ये एक विजन है, एक दृष्टि है, दृष्टिकोण है जो सरकार के कामकाज को प्रतिबिंबित करती है कि आगे सरकार क्या करना चाहती है, शिक्षा को किस रास्ते पर ले जाना चाहती है। हमारे जो जनरेशन है, वर्तमान की पीढ़ियां और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो किस एजुकेशन में पढ़ने वाली है, किस तरह की व्यवस्था होगी पढ़ाई की, इस पर हम लोग नजर डालेंगे एक सारांश के तौर पर, एक ब्रीफ तौर पर कि क्या है इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो पहले तो समझना कि एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है और इसका क्या औचित्य है। तो पहला ध्यान देना है कि यह पॉलिसी सरकार देश स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करना है, कैसे शिक्षा व्यवस्था को लाना है, प्राइमरी एजुकेशन में, सेकेंडरी एजुकेशन में और हायर एजुकेशन, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा में क्या बदलाव होना चाहिए, किस पैटर्न पर काम होना चाहिए, उसी को आधार को मान करके सरकार समय समय पर पॉलिसियां बनाती रहती है। और शिक्षा में पॉलिसियां ज्यादा नहीं बनी, अभी तक मिला जुला करके ये तीसरी शिक्षा नीति है, तीसरी एजुकेशन पॉलिसी। और इस रूप में धीरे धीरे सरकार चाहती है कि हम भारत के शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करें और एक नया रोजगार परक, क्रियाशील, क्रिएटिव, एक्टिविटी पूर्ण और कुशल जनमानस, युवा वर्ग को हम निर्माण कर सकें। इसके लिए यह विजन लाने का प्रयास सरकार कर रही है। जब अमेंडमेंट होगा, विधेयक बन जाएगा, लीगल प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो हो सकता है कानून बन जाए। कब बनेगा यह कहना भी मुश्किल है। इसके कितने अंश सरकार लागू करेगी यह भी अभी तथ्य पूरी तरह से क्लियर नहीं है। लेकिन जो सरकार का उद्देश्य है उसको समझना कि सरकार करना क्या चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव लाना चाहती है। तो पहले चलते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें। तो ध्यान रखना है कि पहली नीति जो आई थी, फर्स्ट पॉलिसी, किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो पहली शिक्षा नीति, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी, 60 के दशक में। और 1968 में जो आई, इसकी अध्यक्षता किया था कोठारी ने। तो कोठारी आयोग बनाया गया था और कोठारी की अध्यक्षता में ही ये आयोग काम किया।
नाम था दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, और इन्हीं के सुझाव पर सरकार ने 1968 में पहली शिक्षा नीति की घोषणा कर दी और वहीं से शिक्षा नीति चलने लगी। और देश में आज जो वर्तमान शिक्षा चल रही है वो इसी शिक्षा नीति का एक प्रारूप है जिस पर आज भारत के युवा शिक्षा ले रहे हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि 1968 के बाद लगभग 18 साल बाद 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई और तब राजीव गांधी की सरकार थी। तो ध्यान रखना है, राजीव गांधी की सरकार ने इस शिक्षा नीति को बदलाव किया और पहली की जगह दूसरी शिक्षा नीति को लागू कर दिया। ये ध्यान रखना। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आया, लगभग 68 के बाद 18 साल बाद ये नीति आई और कुछ ही समय बाद कुछ और बदलाव की जरूरत पड़ी और ये 1986 की जगह 1992 में 1992 में इसको रिवाइज किया, मतलब इसी नीति को फिर से अमेंडमेंट किया, थोड़ा सा बदलाव करके इसी नीति को लागू कर दिया। मतलब दो ही नीति आई, ये 1992 में आई थी जो दूसरी शिक्षा नीति का एक बदला हुआ रूप था, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद 1992 के बाद एक लंबा प्रक्रिया गुजरा, लंबे समय अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद 2020 में लगभग 28 साल बाद सरकार ने तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। तीसरी शिक्षा नीति, तो ये ध्यान रखना है। और ये शिक्षा नीति अभी कैबिनेट ने पारित किया है, नीति बनी नहीं है, प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव पर काम करना चाह रही है सरकार। तो इसी 2020 में जो तीसरी शिक्षा नीति आई है 28 साल बाद, 92 के बाद, इसी के प्रारूप पर हम लोग चर्चा करें कि क्या है इस नीति में, क्या सरकार करना चाहती है, क्या सरकार का उद्देश्य है और हमारी शिक्षा व्यवस्था किस दिशा में जाना चाहती है। क्योंकि ध्यान रखना कि सरकार स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, भारत निर्माण, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर काम कर रही है और जो भी होगा विकास निर्माण का कार्य वो शिक्षा पर टिका होगा। जितनी समस्याएं दिखती है उन सभी समस्याओं का समाधान भी शिक्षा में निहित है और इसलिए इस शिक्षा नीति का बहुत महत्व है हमारे देश के निर्माण के लिए, हमारे लोगों के लिए, नागरिकों के निर्माण में यह नीति का बहुत बड़ा अहम भूमिका होगा और इसीलिए इस नीति को ध्यान देना। अब चले इस नीति की बात करें तो ध्यान देंगे कि ये नीति जो चल रही थी अभी तक 1992 वाला, ये नीति जो चल रही थी वो 10+2+3 मॉडल पर, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन 10 साल, पहले 10th करने के लिए, फिर इंटर करने के लिए 2 साल और ग्रेजुएशन के लिए 3 साल। और ये प्रोग्राम चल रहा है और इसी पर हम लोग आज पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चल रही है भारत में। अब ये ध्यान रखना है कि यही अभी चलती रहेगी जब तक ये नीति लागू नहीं हो जाती। ये 2 दिन 4 दिन की बात नहीं, हो सकता है ये प्रपोजल को सरकार 5 साल लागू ही ना करे, तो कब होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन प्रारूप आया है तो इस प्रारूप पर नजर डालना। अब जो ये 2020 में नीति आई निकल करके, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दिया पिछले सप्ताह में, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये नीति 5+3+3 और +4 ये मॉडल है और इसी मॉडल पर चर्चा हो रहा है पूरे देश में और इसी का हम लोग को एक विश्लेषण कर लेना है कि ये 5+3+3+4 मॉडल है क्या सरकार करना चाहती है और ये एजुकेशन सिस्टम है इसको किस रूप में बदलना चाह रही है, तो इसी को हम लोग ध्यान देंगे। अब चलें तो ध्यान देना है इसमें 4 चरण है, 1, 2, 3 और ये 4। तो 4 स्टेज में शिक्षा को बांटा गया है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन की बात सब कुछ शामिल की गई है इस नीति के तहत। तो चलते हैं एक एक करके देखते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि पहला जो इसमें मॉडल दिया गया है वो है 5। तो 5 मॉडल क्या है, तो ध्यान रखना है 5 मॉडल 5 ईयर को प्रस्तुत कर रहा है, मतलब 5 साल का ये ड्यूरेशन और 5 साल को बांटा गया 2 सेक्शन। एक है प्री प्राइमरी सेक्शन, मतलब प्राथमिक के पहले, ये ध्यान रखना, और ये प्री प्राइमरी सेक्शन जो है ये है 3 ईयर का, ये ध्यान रखना, मतलब 3 साल
प्री प्राइमरी होगा, मतलब अभी तक बच्चे 1-2 में भी नहीं पहुंचेंगे, तब तक 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेनी होगी। और ये 3 साल मतलब 3 ईयर से ही बच्चे को स्कूल जाना होगा। पहले होता था कि 5 साल तक बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता था, स्कूल भेजने की कोई प्रोविजन नहीं थी, बच्चे गार्जियन के अपनी इच्छा पर जाते थे, लेकिन एक प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब क्या है, सरकार कि 3 ईयर को मान रही है, एक डिमार्केशन लाइन कि 3 ईयर में बच्चे की स्कूलिंग शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन उनकी पढ़ाई प्री प्राइमरी स्टेज में 3 ईयर तक चलेगी और तब जा करके उनका शुरुआत होगा इसमें सेकेंड फेज, जिसमें 2 क्लास होगा, स्टैंडर्ड 1 और प्लस स्टैंडर्ड 2, और यही प्राइमरी एजुकेशन की बात होगी। तो ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 ये और प्री प्राइमरी फेज जो 3 ईयर का है, इसको मिला करके 5 साल का एक कोर्स बनाया गया। और ये 5 साल का कोर्स जो होगा, ये बच्चों पर किताबों का बोझ नहीं डालेगा। यहां पर पूर्ण रूप से सरकार चाहती है कि ये जो तो पूरा काम हो, ये प्ले एक्टिविटी के आधार पर हो, खेल के आधार पर, कुछ क्रियाशीलता के आधार पर, उनको जो चीज करने में मन लग रहा हो, म्यूजिक के आधार पर, पेंटिंग के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर उनको इंट्रोड्यूस किया जाए और एक रुचि जगाया जाए। और यही काम इस सेक्शन में किया जाएगा, जहां पर किताबों का बोझ कम होगा। चूंकि सरकार का विजन है कि सरकार चाहती है कि ज्ञान खेल के साथ मिलना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए ज्ञान को। तो ध्यान रखना है कि ये 5 ईयर का जो प्रोग्राम है, जो 2 सेक्शन बेटा, प्री प्राइमरी सेक्शन 3 ईयर का और स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2, जो पहला स्टेज है बच्चे के पढ़ाई का। अब 5 के बाद दूसरा स्टेज जो है वो 3 है। तो 3 क्या है, तो 3 जो है इसमें 3 ईयर का कोर्स है, और 3 ईयर का कोर्स प्राइमरी सेक्शन में है, ध्यान रखना। तो 3 ईयर का कोर्स ये जो है, इस 3 ईयर में 3 सेक्शन बटा हुआ है, 2 तक यहां हो गया। तो स्टैंडर्ड 3, स्टैंडर्ड 4 और प्लस स्टैंडर्ड 5, ये 3 क्लास को यहां पर शामिल किया गया है प्राइमरी स्टेज। और ये प्राइमरी स्टेज में बच्चों को सिर्फ विषय वस्तु से परिचय कराया जाएगा, मतलब बच्चों को यह बताया जाएगा कि कौन से विषय क्या है, किस विषय में किस तथ्यों की पढ़ाई होती है, क्या आपको पढ़ना होता है, ये किस तरह से किन क्षेत्रों में काम करता है। मतलब यहां पर मुख्य रूप से काम क्या होगा कि बच्चों को सब्जेक्ट के साथ परिचय कराया जाएगा। मतलब बच्चे जान पाएंगे कि आर्ट्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, मैथ क्या होता है, सोशल साइंस क्या है, ये सब चीजों को उनको जानकारी दी जाएगी। क्लास कहां से, तो क्लास आपका जो होगा 3 से 5 तक, ये ध्यान रखना, जो एक निर्माण का कार्य होगा, बिल्डिंग का कार्य, और इसमें बच्चे को सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कराने पर जोड़ होगा, और जिसमें फ्यूचर निर्माण को ध्यान में रख करके कि भविष्य में बच्चे किस दिशा में जाएंगे, उसकी नींव डाली जाएगी यहीं पर। तो पहला स्टेज 5, दूसरा स्टेज 3, और 3 के बाद तीसरा स्टेज ही 3 भी है, और 3 जो है ये भी 3 ईयर है। और ये 3 ईयर में ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड 5 के बाद 6, स्टैंडर्ड 7 और प्लस स्टैंडर्ड 8, मतलब 6 to 8। और 6 to 8 जो है इसको बांटा गया है और कहा गया कि ये जो है मिडिल स्टेज है बच्चे का। मतलब यहां पर आकर के बच्चे प्राइमरी से ऊपर आ जाएंगे और एक मध्यम दर्जे के पढ़ाई तक पहुंच पाएंगे, और मिडिल स्टेज में इनको विषय वस्तु के साथ साथ अन्य सभी चीजों का परिचय कराया जाएगा यहां पर आकर। तो ये मिडिल स्टेज होगा। अब यहां ध्यान रखना है कि सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है कि इंग्लिश को लेकर बहुत फोबिया है देश में, और इंग्लिश को ही पढ़ाई का आधार मान लिया गया कि इंग्लिश अच्छी है तो पढ़ाई अच्छी है, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। चीन में उतना जोर नहीं है इंग्लिश पर, रूस में इंग्लिश पर उतना जोर नहीं, लेकिन भारत में इंग्लिश को एक अलग स्टैंडर्ड माना गया, और इसी को सरकार ने दूर करने का प्रयास किया। और कहा क्या है कि 5 क्लास तक, जो 5 क्लास तक है, ये 5 क्लास तक बच्चों को राष्ट्रभाषा या कोई स्थानीय भाषा, जो लोकल भाषा होता, स्थानीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया जाए। मतलब यहां पर इंग्लिश को कंपल्सन नहीं किया गया, मीडियम आप थोप नहीं सकते कि यही इंग्लिश ही पढ़ना है, इंग्लिश के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ना है। तो यहां मीडियम की बात हो रही है।
इंग्लिश विषय पढ़ा जाएगा, बस विषय से परिचय कराना है कि इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ें, लेकिन इंग्लिश मीडियम कंपल्सन है, ये मजबूरी है, पढ़ना ही पढ़ना है, ये बाध्यता नहीं है। मतलब जो बाध्यता है कि आपको राष्ट्रभाषा और स्थानीय भाषा, मतलब कोई चाहता है कि हम लोकल लैंग्वेज मैथिली में पढ़ें, मराठी में पढ़ें, तेलुगु में पढ़ें, तो वो उस भाषा में भी पढ़ सकता है। इस पर सरकार एक बड़ा प्रोग्राम के तौर पर योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहती है, और इसमें सबसे ज्यादा जोर राष्ट्रभाषा को आगे ले जाने पर। तो ये हो गया 3 ईयर का 6 to 8 स्टैंडर्ड, और लास्ट में जो 4 है वो है 4 ईयर का कोर्स, और 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें स्टैंडर्ड 9 प्लस स्टैंडर्ड 10 प्लस स्टैंडर्ड 11 प्लस स्टैंडर्ड 12, ये जो है 4 ईयर का कोर्स है, और ये 9 से लेकर 12 ईयर तक का पढ़ाई यहां पर किया जाएगा, जो इनका फाइनल पढ़ाई होगा सेकेंडरी का। तो ये ध्यान रखना है, ये फाइनल स्टेज होगा। अब यहां के बाद बच्चे कॉलेज में चले जाए। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर आकर के बच्चों को जो सिलेबस की जानकारी होगी, उसके आधार पर विषय का चुनाव यहीं से करने का उनको सुविधा दिया जाएगा। अर्थात यहीं पर वो चुन पाएंगे कि कौन सा विषय उनको रखना है, कौन सा विषय नहीं पढ़ना। क्योंकि क्रिएटिविटी के आधार पर पढ़ाई करानी है, जो भी काम करना है वो उनके स्किल के डेवलपमेंट पर काम करना। और इसी के चलते सरकार पहले से ही विषय को सिलेक्ट करके उस रुचि के आधार पर बच्चे को आगे ले जाना चाहती है। और इस रूप में 9, 10, 11, 12, और यहां पर बोर्ड का कोई चक्कर नहीं होगा। और इस रूप में ध्यान रखना है कि हर साल 1 ईयर में बच्चे को 2 सेमेस्टर होंगे, और 2 सेम 6 मंथ का होगा, और 6 मंथ का सेमेस्टर होगा, और 2 सेमेस्टर का अलग अलग एग्जाम होगा। मतलब 6 महीने पर एक एग्जाम, और फिर 12 महीने पर एक एग्जाम। तो 1 ईयर में 2 सेमेस्टर, 6 मंथ का सेमेस्टर होगा, और ये 2 एग्जाम के द्वारा बच्चे का रिजल्ट तैयार होगा। मतलब इसमें रिजल्ट में जो होगा, क्लास जो चेंज करने का होता है, 8 से 9 जाना, 9 से 10 में जाना है, तो उसमें दोनों एग्जाम के मार्क्स को ऐड किया जाएगा। जो नंबर होगा उस मार्क्स को जोड़ करके बच्चे का ग्रेडिंग किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने एक और चेंजेस किया है कि 360 डिग्री का एक रिमार्क होगा। रिमार्क जैसे पाई चार्ट पढ़ते हैं तो 360 डिग्री सर्किल बना करके बांट देते हैं कि किस खंड में कौन सा मध्य कितना है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसे सर्किल 360 का, तो इस प्रकार से रिमार्किंग का तरीका निकाला गया, और इस रिमार्किंग में 360 कितना डिग्री का कौन सा हिस्सा है उसके आधार पर बच्चे का आकलन होगा। यह आकलन करने में कई तरह के काम होंगे, जिसमें छात्र खुद अपना एक मार्किंग करेंगे, उनके सहपाठी मार्किंग करेंगे, उनके विषय के शिक्षक मार्किंग करेंगे, इसके अलावा स्टूडेंट के व्यवहार का भी मार्किंग होगा। और इस प्रकार से सबको मिला करके उनका एक रिमार्क तैयार होगा, और इस ग्रेड के आधार पर उनके रिजल्ट का तैयारी या प्रिपरेशन किया जाएगा। और इस प्रकार सरकार प्राइमरी एजुकेशन से लेकर 12th के एजुकेशन तक के सिस्टम को इस रूप में चेंज करना चाह रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट बदलाव है। अब आगे चलें तो ध्यान रखना है कि इसमें अब यहां पर जब 12 कर जाएंगे तो 12 के बाद जो आजकल चल रहा है स्ट्रीम की बात। स्ट्रीम की बात का मतलब कि आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, क्या है, तो ये स्ट्रीम अब आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। बच्चे आजाद होंगे, वो कोई भी विषय पढ़ सकते हैं। आगे कॉलेजेस जाने में उनको कोई बाध्यता नहीं होगी। जो पहले से साइंस पढ़ रहे हैं वो आर्ट्स में जा सकते हैं, पहले से कॉमर्स पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, कोई भी चीज पढ़ सकते हैं, जो उनकी इच्छा हो, जो रुचि हो, बाध्यता नहीं होगी। और इस प्रकार से ध्यान रखना है कि कॉलेजेस में जब जाएंगे तो पीछे वाले मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं होगा। अभी जो होता है वो कट ऑफ जारी होता है, और कट ऑफ जारी करके बच्चे का एडमिशन होता है कॉलेजेस में। लेकिन इसके लिए एक इंपॉर्टेंट परीक्षा की तैयारी चल रही है, कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको। और इस कैट के आधार पर एक टेस्ट लिया जाएगा सभी बच्चों का, और वो बच्चे अगर पहले परफॉर्मेंस खराब भी किए हैं तो आगे इन कैट में इस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा इसमें जो अगर नंबर ले आते हैं तो उनका एडमिशन भी
कॉलेजेज में आसानी से हो पाएगा, ये ध्यान रखना। मतलब यहां पर पहले की ग्रेडिंग या मार्किंग को आधार तो है, पढ़ाई पे आधार है, लेकिन वहां पर एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट की भी बात चल रही है, जिसमें बच्चे कमजोर भी हैं, पहले अगर खराब प्रदर्शन हुआ उनका तो भी वो आगे तैयारी करके इस कैट में बैठ करके आसानी से कॉलेजेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यह भी एक बड़ा बदलाव है, जो अच्छा संकेत है सरकार की, एक अच्छी पहल है कि जो मार्क्स खराब हो गया है पहले, उसको सुधारने का मौका दिया गया है। अब आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट बदलाव जो सरकार ने किया, और वो सरकार का बदलाव जो है खासकर टेक्निकल कॉलेजों के लिए, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, इन सब कॉलेजों में। तो टेक्निकल कॉलेजेस में मान लेते हैं कि कोर्स जो है 3 ईयर डिग्री कोर्स है कॉलेजेस में जाने के बाद, और 3 ईयर डिग्री कोर्स में बहुत सारे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं स्टूडेंट के साथ कि वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, और पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं, और अगर वो एक ही साल पढ़ पाए तो क्या होगा, और बीच में छोड़ दिए तो क्या होगा। अगर वो 3 ईयर की जगह 2 ईयर ही पढ़ पाए तो क्या होगा, और 3 ईयर पढ़ पाए तब तो हो ही गया कोर्स पूरा, और अगर 3 ईयर की जगह 4 ईयर कर लें तो क्या होगा। तो इसके लिए सरकार ने एक प्रोविजन निकाला है कि होता क्या है कि मान लिया कोई इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, और एडमिशन 3 साल 4 साल का कोर्स है, वो 2 ही साल में छोड़ दिया, 3 साल में छोड़ दिया, चौथा साल नहीं कंप्लीट कर पाया, या एक ही साल पढ़ के छोड़ दिया, तो वो जो पढ़ाई किया उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, आगे वो किसी काम के नहीं होते, ना वो उनके पास कोई डिग्री है और ना ही वो पढ़ाई किसी काम का है। तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने एक काम किया है जिसका नाम 1 ईयर अगर करते हैं तो आपको सरकार एक सर्टिफिकेट डिग्री देती है, जैसे ITI करते हैं तो ITI एक सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर कोई 2 ईयर कोर्स कर लेता है तो उनको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, ये ध्यान रखना, और 3 ईयर कर लेते हैं तो फिर तो डिग्री मिल जाएगी, और अगर 4 ईयर का कोर्स हो गया तो डिग्री विथ रिसर्च का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इस प्रकार से इनका पढ़ाई वेस्ट नहीं होगा, समय बर्बाद नहीं होगा, वो जिस रूप में पढ़ाई करेंगे उस रूप में उनको एक सरकार प्रोवाइड करेगी सर्टिफिकेट, जिससे वो आगे के भविष्य का निर्माण कर पाए। दूसरा कि यहां पर बच्चों को मल्टी इंट्री तथा मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दिया गया है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव है इस नीति में। तो मल्टी इंट्री और मल्टी एग्जिट मतलब क्या कि एक ही बच्चा एक ही समय में कई कोर्स पढ़ सकता है। आज नहीं है कि आप एक समय में 2 कोर्स पढ़ सकते हैं, तो 2 कोर्स पढ़ेंगे तो आपका वैलिड जो सर्टिफिकेट होगा वो जाली हो जाएगा। यहां क्या किया सरकार ने, नया नियम निकाला कि एक ही समय में आप एक से अधिक कोर्स कर सकते हैं। उसके लिए आपका एक अकाउंट बने, जैसे जो चीज हम कमाते हैं बैंक में वो चीज जमा कर लेते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर कोर्स भी हम पढ़ते हैं, मान लिया कोई कोर्स कर रहा है और कोई पढ़ रहा है, मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़ रहा है, ज्योग्राफी पढ़ रहा है, पॉलिटी पढ़ रहा है, कोई कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तो सब पढ़ सकता है, एक साथ कई विषय में पढ़ सकता है, और जैसे जैसे पढ़ाई उनकी पूरी होगी वो उनके अकाउंट में जमा होता रहेगा, और फाइनल जब उनका पढ़ाई पूरी होगी तो सबका ओवरऑल मार्किंग करके उनका एक डिग्री या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि इनको किन किन क्षेत्रों की जानकारी है, किन किन क्षेत्रों का इनका अनुभव है, ये इससे पता चलेगा। दूसरा कि आप कभी भी बीच में भी छोड़ सकते हैं, मतलब जैसे हमने कहा मल्टी एग्जिट है, मतलब एक विषय पढ़ रहे हैं, इसको छोड़ के दूसरा विषय पढ़ने लगे तो जितना दिन पढ़े उसका डिग्री आपको मिल ही रहा, और आगे जो पढ़ेंगे वो आप में ऐड हो जाएगा। मतलब यहां पर बच्चों के पढ़ाई बीच में छूटने का या बीच में कोई चीज चेंज करने का मन है कि नहीं हमको इसके साथ साथ ये भी पढ़ना है, तो वो भी ऑप्शन सरकार ने खुला रखा है। तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट बदलाव है इस नीति के तहत, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सरकार एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहती है इस नीति में, और वो है 6th स्टैंडर्ड क्लास में बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा, और कंप्यूटर कोडिंग के द्वारा बच्चों में ऐप डेवलप करना, नए नए चीजों को इन्वेंट करना, एनिमेशन पर काम करना, ये सब सिखाया जाएगा। और इसके द्वारा बच्चे इंटर्नशिप भी कर पाएंगे, और इंटर्नशिप से वो बच्चे की जो रुचि हो, मान लिया उनको पेंटिंग का शौक है, मान लिया उसको मोबाइल में कुछ ऐप बनाने का शौक है,
तो उसके सेक्शन में जाकर के मोबाइल के किसी इंस्टीट्यूशन में, मोबाइल के किसी वर्कशॉप में, पेंटर के किसी कला के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वहां पर, या कोई टेक्सटाइल में डिजाइन का काम करना है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, प्लांटेशन का काम है तो प्लांटेशन में, नर्सरी में जाके आप कुछ दिनों का इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और वो 6 स्टैंडर्ड में शुरू हो जाएगा। मतलब बच्चे के पास अब क्रिएटिविटी करने का मौका दिया गया कि बच्चे अपने अपने क्षेत्र में जो उनका दिमाग काम कर रहा है उसके हिसाब से वो अपने लिए फ्यूचर को सिलेक्ट करें और फ्यूचर का निर्माण कर सके। तो ये 6 स्टैंडर्ड में कंप्यूटर कोडिंग जो चीन में चल रहा है, कि आज देखते हैं कि चीन में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन का यूनिट काम कर रहा है। तो इस रूप में सरकार भारत को भी आगे ले जाना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहती है, आविष्कार ज्यादा, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक का निर्माण करना चाहती है। तो ये सब कब होगा? जब एक्टिविटी बढ़े, रोबोट का निर्माण में बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से सरकार प्रोवाइड कर रही। अब आगे चलें तो एक चीज और ध्यान रखना कि सरकार एक इंपॉर्टेंट भाषा जिसको संस्कृत कहते हैं, और संस्कृत पर काफी बल दिया गया, और संस्कृत की पढ़ाई अलग स्तर पर करने की नीति में बात की गई है। मतलब स्कूल में, कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटीज में जो भी बातें होगी वो संस्कृत के विषय वस्तु को जोड़ देने पर बल दे करके इस विषय को आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखें कि दुनिया में सबसे समृद्ध और सबसे शक्तिशाली भाषा अगर कोई है तो वो संस्कृत है। संस्कृत में हर चीज का एक साइंटिफिक मीनिंग है। आप किसी भी चीज का जो वर्ड बोलते हैं तो उसका एक साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है, इसके जैसा दूसरा कोई मीनिंग नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। और इसलिए संस्कृत को हम जो छोड़ चुके हैं, आज संस्कृत को हम ध्यान भी नहीं देते हैं। सरकार इसको पुनः विकसित करने का प्रयास कर रही है, और इसके लिए सरकार हर कैरिकुलम में इसको ला करके बदलाव करना चाह रही। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, प्रस्ताव में इस बातों को रखा गया। अब आगे चलें तो कुछ और इंपॉर्टेंट बदलाव, और वो बदलाव है पहला कि जो मंत्रालय चल रहा था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके अब जो कर दिया गया है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। ये ध्यान रखना, शिक्षा मंत्रालय अब ये नाम बदल गया है। बहुत अच्छा है, होना चाहिए शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ह्यूमन रिसोर्स पर काम करता है, और ह्यूमन के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी भूमिका किसकी? तो एजुकेशन। एजुकेशन अच्छा होगा, जो भी मानव का विकास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब आगे चलें तो ध्यान देना है कि ये जो सारा प्रोविजन चल रहा, इस प्रोविजन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम जोड़े कि क्या है, क्यों सरकार इसको लाना चाहती है और इस सरकार को लाने का क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किन किन क्षेत्रों में काम करना चाहती है, तो ध्यान रखना है कि सरकार जो चाह रही है वो आरटीई का विस्तार करना चाहती है। ये ध्यान रखना, आरटीई का विस्तार। आरटीई का विस्तार होता है राइट टू एजुकेशन, जो आया था 2009 में। तो ये ध्यान रखना है, राइट टू एजुकेशन जो है शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार जो है ये 2009 में आया था। और इस जगह पर सरकार को जो सरकार का प्रोविजन था उसमें 2009 में कहा गया कि हम 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन देंगे, एकदम कोई पैसा नहीं लगेगा, और 6 साल से 14 साल के बच्चे को हम फ्री एजुकेशन देंगे। यही प्रोविजन था राइट टू एजुकेशन में 2009 के प्रोविजन। लेकिन इसको बढ़ा करके सरकार ने क्या किया, इसको 3 to 18 करने का प्रयास कर रहा। मतलब अब 3 साल से ही 18 साल तक के बच्चे को फ्री एजुकेशन देने पर सरकार जोर दे रही। तो ये ध्यान रखना है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए, सरकार इसको काम कर दे, तो 3 साल से 18 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन अगर देश में मिल जाए तो ये देश के लिए बहुत बड़ा काम होगा, देश बहुत बड़ा विकास के मार्ग पर चल सकता। अब आगे चलें तो एक प्रोविजन यहां पर यह है जो सरकार चाहती है, वो है ड्रॉप आउट को कम करना। ये एक इंपॉर्टेंट प्रयास है इस नीति में। तो ड्रॉप आउट कम करना मतलब होता क्या है कि प्राइमरी में बच्चे अगर स्टैंडर्ड 1 में एडमिशन ले रहे हैं, 100 बच्चे एडमिशन लिए, तो उस 100 में से
40, 30, 35 बच्चे ही आ करके 10th का एग्जाम दे पाते हैं, मतलब बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इसको सरकार चाहती है कि हम ड्रॉप आउट को कम करें और 100% प्राइमरी एजुकेशन शुरू करके हायर तक ले जाएं, कि जो बच्चा स्कूल में जाए तो पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके छोड़े, बीच में पढ़ाई ना छोड़े। और यही भारत के लिए दुर्भाग्य है कि बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट का समस्या है, बच्चे अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, मैक्सिमम तो प्राइमरी एजुकेशन करके ही छोड़ देते हैं। तो ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान रखना है कि सरकार इस नीति में एक इंपॉर्टेंट बदलाव करने जा रही है, और वो है MDM, नाम सुनेंगे, मिड डे मील। अब इसमें ब्रेकफास्ट का प्रोविजन, ब्रेकफास्ट का प्रोविजन मतलब सरकार चाहती है कि हम मिड डे मील तो दे ही रहे हैं बच्चे को, सुबह सुबह जब बच्चे पहुंचे तो उसको ब्रेकफास्ट में मिल जाना चाहिए। नियम अच्छा है, प्रपोजल अच्छा है, सरकार की दृष्टि विजन अच्छी है, लेकिन कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा और इसका किस रूप में इंप्लीमेंट होगा, ये एक प्रश्न है, एक सवाल है हमारे लिए और देश के लिए। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ध्यान देना है कि जो इंपॉर्टेंट बदलाव करने की बात की गई है वो नियोजित शिक्षकों की, नियोजित शिक्षक की प्रणाली को बंद करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुझाव है, एक पहले से चला रहा है। जो शिक्षा मित्र, ये अलग तरह के सहायक शिक्षक, ये सब जो बात होते हैं, गेस्ट टीचर की बात होती है, इससे एजुकेशन पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो भी बहाली हो, इस प्रपोजल में कहा गया है कि जो भी बहाली होगी वो एक औपचारिक बहाली होगी, पूर्ण रूप से जैसे होता है सुनियोजित तरीके से, उसी तरीके से हो। अगर बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं तो पहले तो जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनके बीच मन में एक अनिश्चितता की भावना, वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर काम कर सकें। इसके लिए ये प्रणाली जो चल रही है, इसको बंद करने का प्रोविजन सरकार ने इस नीति में रखा है। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा ध्यान देना है कि एक इंपॉर्टेंट बदलाव, कि अभी तक जो शिक्षा पर खर्च हो रहा है वो GDP का मात्र 4 से लेकर 4.5% खर्च करती है सरकार, GDP का, जिसके कारण शिक्षा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो पा रहा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि सरकार चाहती है इस नीति के तहत कि इस GDP को इंक्रीज किया जाए, और इंक्रीज करके GDP का जो हिस्सा है लगभग 6% लेता है, और 6% खर्च किया जाए शिक्षा पर। तो ये एक बड़ा बदलाव है, होना चाहिए। एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही रीढ़ है किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का, मानव रिसोर्सेज का, और इस रूप में 6% करना एक बड़ा कदम होगा, ये ध्यान रखना। और ये सारा फोकस जो है मुख्य रूप से वो प्राइमरी एजुकेशन पर है। और प्राइमरी एजुकेशन जो हमने कहा 5, 3, 3+4, उसी मॉडल पर सारा दरमदार है इस एजुकेशन सिस्टम का, जो इस नीति में बात की गई। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो बात की गई है उसमें एक चीज ध्यान रखना कि बच्चे में 3 to 8 ईयर तक पूरी समझ हो जाती है, मतलब उनका ब्रेन पूरी तरह से 3 to 8 ईयर तक विकसित हो जाता, और इसीलिए इस जगह पर उनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इसलिए 5+3+3+4 का एक नया मॉडल लेकर सरकार आई है। और अगर वो लागू होता है, जो सरकार के प्रस्ताव में है, जो नीति में शामिल किया गया बातों को अगर लागू होता है, तो निश्चित तौर पर इस देश के शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और जो नए जनरेशन आएंगे, नई पीढ़ी जो अभी काम कर रही है, जो पढ़ाई शुरू की है प्राइमरी एजुकेशन में, उनके मानसिक, शारीरिक और पूरे मस्तिष्क के मानसिक विकास पर एक बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव डाले। क्योंकि आप महाभारत देखे होंगे, चाणक्य को देखे होंगे, इतिहास पढ़ते हैं तो देखते होंगे कि महाभारत में द्रोणाचार्य ने जब शिक्षा शुरू किया, द्रोणाचार्य ने शिक्षा शुरू किया, तो पांडवों और कौरवों को जब शिक्षा दे रहे थे तो सबको अलग अलग शस्त्र रखा गया था, और शस्त्र रख करके सिलेक्ट करने की बात की गई थी कि कौन सा शस्त्र पसंद है। तो अर्जुन ने धनुष उठाया, भीम ने गदा उठाया, युधिष्ठिर ने भाला उठाया, नकुल सहदेव ने तलवार उठाया। मतलब उनको इच्छा थी कि हम धनुष विद्या सीखें, उनको भाला सीखने की इच्छा थी, भीम को गदाधर बनना था, और इस रूप में
वही शिक्षा द्रोणाचार्य ने उनको दिया। मतलब यही प्रोविजन इस प्रस्ताव में दिखाई पड़ रहा कि हम बच्चे के इंटरेस्ट को जाने कि बच्चा करना क्या चाहता है, उसकी क्रिएटिविटी किस क्षेत्र में, और क्रिएटिविटी जिस क्षेत्र में होगी अगर उस रूप में उसको ले जाएंगे तो ये बच्चा ज्यादा ग्रो करेगा। अब सचिन तेंदुलकर को कहें कि वो लता मंगेशकर जैसा गाना गाए, वो नहीं गा सकता। वो तो क्रिकेट खेलने के लिए पैदा हुआ। उसको इंजीनियर बनाएंगे, अच्छा इंजीनियर नहीं बनेगा। 3 इडियट में कहा जाता था कि मैं मशीनों के साथ काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरा काम है फोटोग्राफी करना, तो फोटोग्राफी में मेरी पैशन है, हम वही करें। तो जिसका जो पैशन है उस रूप में काम किया जाए। आपको हमने कहा चाणक्य की बात, तो चाणक्य को देखेंगे, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को चुना, और चंद्रगुप्त को चुना राजा के रूप में। क्यों? क्योंकि चंद्रगुप्त बचपन में ही राज किलम खेल खेला करते थे, और राज किलम खेल में वो अपने को राजा बना लेते थे, और आसपास जो उनके सहपाठी थे उसको अलग अलग दायित्व दे करके उनका संचालन करने का एक उनके दिमाग में रोड मैप चल रहा था बचपन में, जबकि वो राजा थे भी नहीं। एक बहुत ही निम्न आर्थिक वर्ग से के फैमिली से जुड़े हुए बच्चे थे चंद्रगुप्त, लेकिन इनकी रुचि देखा कि राज किलम खेल में खुद को राजा ही समझता है, तो चाणक्य को लगा कि यही राजा बन सकता, और इसलिए उनको शिक्षा दिया, और शिक्षा दे करके भारत के सम्राट के रूप में विकसित कर दिया। तो ये सारा जो पॉलिसी चल रही है, पॉलिसी मुख्य रूप से भारत में जो जनमानस है, मानव का जो जन्म हो रहा है, उसकी स्किल पर, उसकी क्षमता पर काम करने का प्रयास हो रहा है, और बिल्कुल अच्छा है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो प्रस्ताव लाई है इसको पारित करे और इस नियम को इंप्लीमेंट करे, धरातल पर लागू करे। अगर धरातल पर उतर जाता है तो निश्चित तौर पर भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होगा, और ये एक सकारात्मक कदम है सरकार के द्वारा। ये पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, हम सत्तारूढ़ हों या विपक्षी हों, अगर अच्छी चीज है तो उसको अच्छा कहना चाहिए, अगर बुरी चीज है तो उसका हम लोग को पुरजोर विरोध करना चाहिए, और यही एक सही और सच्चे नागरिक का कर्तव्य है, और ये तो हमारे शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस चीजों को ध्यान रखें। तो यही आज की पाठशाला थी। ये ध्यान रखना है कि हम इस पाठशाला की मदद से ये जानने का प्रयास करें कि हम में क्या क्षमता है, किस दिशा में हम बेहतर काम कर सकते हैं, किस दिशा के लिए हम बने हैं, हमारे जन्म जो हुए किस काम को अंजाम देने के लिए हुए, और ये इस पॉलिसी में झलकता। तो ये ध्यान रखना है, और इसी के तहत ये पॉलिसी को आपको एक नजर से ध्यान देना। जब पॉलिसी लागू हो जाएगी तो फिर हम बात करेंगे, और भी इसकी चीजों की बात करेंगे। बीपीएससी में इसको पूछा जाएगा तो क्या इसके पॉजिटिव पहलू हैं, क्या इसके नेगेटिव पहलू हैं, सकारात्मक नकारात्मक, ये सब पर विचार आपसे पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जो विषय चल रहा है उसकी बात करें। थैंक यू। जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हो मैया की।